हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, त्वरक की त्रिज्या क्या होती है, इन सब के बारे में चर्चा कर लिया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आप कॉपी पेन निकालिए और हमारे साथ शुरू हो जाइए। चलिए, आज हम सबसे पहला काम करेंगे, हम दर्पणों के थोड़ा नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे कि जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोग का घर पे नाम कुछ और है। हाँ, स्कूल में घर वाले कुछ और नाम लिखा देते हैं, मामा के यहाँ वाले कुछ और नाम लिख देते हैं। मतलब आदमी एक ही है, आदमी एक ही है, लेकिन उसकी स्थान टू स्थान उसके नाम कुछ और ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के भी नाम कुछ और हैं, उन्हें आपको क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहले सर, मेरी बात ध्यान से समझना। दर्पण के नाम, दर्पण के नाम, ये अन्य नाम कौन कौन से हैं? मेरी बात ध्यान से समझना। अभी तक हम कितने पढ़े हैं सर? तीन हमको लेकर के चलने हैं। सबसे पहले आप देखो, ये हमारा होता है समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। इसको बोलते हैं सादा दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादा दर्पण। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लेन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना भाई, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। एक होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं नतोदर दर्पण। कौन सा? नतोदर दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, नतोदर दर्पण हो गया, और इसी को बोलते हैं एक मिनट, अभिसारी दर्पण। कौन सा? अभिसारी। ठीक, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेम उसी तरीके से ये हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं उन नतोदर। क्या बोलते हैं? उन, एक मिनट, थोड़ा सा एरर हो गया। ये उन उन्नतोदर दर्पण बोलते हैं, या उग्र तोदर दर्पण। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं, इस नाम से जानते हैं, या इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। आप इतना याद रखिएगा कि इन लोगों के ये नाम होते हैं। समतल को सादा भी बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, अवतल को नतोदर बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसको एक नाम और बोलते हैं उत्तल दर्पण को, इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, ये सारे नाम याद रखना। अब मेरी बात थोड़ा सा यहाँ पे समझ देखो। ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण बताया था ना। बाईं ओर से ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सी हो गया। देखो, ये हमारा एफ हो गया। जब ये हमारा प्रकाश जाता है तो यहाँ से वापस आएगा, ऐसे गया, ऐसे आया। और जब प्रकाश ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आया, तो ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पर ये किरणें मेरी बात ध्यान से समझो, आके मिल रही हैं। जब किसी पॉइंट पर बहुत सारी किरणें आती हैं तो उसे कौन क्या बोलते हैं? उसके नेचर को अभिसारी बोलते हैं। इस नेचर को क्या बोलते हैं? अभिसारी। ठीक है, और ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण है भैया? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा पी होता है, ये हमारा एफ होता है, ये हमारा सी होता है। ठीक, इसमें सारी चीजें इस साइड होते हैं, क्योंकि ये गोला अंदर बनेगा ऐसे, ये गोला ऐसे बनेगा तो इसका सी उधर चला जाएगा। जब इसमें प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो मेरी बात सुनो, ये ऐसे जाता है, ऐसे। इधर तो पेंट है, प्रकाश जाएगा नहीं, इसको आभासी रूप में हम डॉट डॉट बढ़ाते हैं। ये जाता है कुछ इस टाइप से, ऐसे। ध्यान से अगर यहाँ से देखो, यहाँ से, तो ये वाली किरण कुछ ऐसा फिगर समझ में आ रहा है ना। यहाँ से ये वाला निकल रहा है, यहाँ से ये वाला जब इसी बिंदु से निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपसारी। कौन सा बोलते हैं? अपसारी। शुरू में मैंने बताया था ना। तो ये किस प्रकृति का है? अपसारी दर्पण। और ये किस प्रकृति का है? अभिसारी। ठीक है, ये किस प्रकृति का है? अभिसारी। इतना आप थोड़ा सा क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ये दर्पण के नाम है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आज हमें पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्रतिबिंब के बारे में। अब मेरी बात ध्यान से समझ के आप चलिएगा, ये पूरी कहानी आपके माइंड में छप जाएगी। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। क्या? प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। अब मेरी बात ध्यान से समझ के चलिए।
सबसे पहला काम, प्रतिबिंब बनता कैसे? प्रतिबिंब बनता कैसे? मेरी बात ध्यान से समझ के चलिएगा, पूरा फील करेंगे क्या चीज। हालांकि आपको बहुत ज्यादा इससे काम नहीं है, लेकिन आप ध्यान से समझ के चलिएगा। सबसे पहला रीजन ये है कि प्रतिबिंब होती क्या चीज है, पहले ये समझो। देखो, जब आप चलते हो दिन में तो आपकी छाया बनती है। देखो, मैं हाथ उठा रहा हूँ, इस बोर्ड पे आपको मेरी छाया दिखती होगी, इसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। जो तुम्हारी छाया बनती है या किसी वस्तु की बनती है कहीं पर, तो उसी छाया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है, पहले नॉर्मल भाषा में समझो। प्रतिबिंब का मतलब समझ में आया? जब आप चलते हो तो आपकी छाया देखो, कभी जमीन पे बन जाती है, कभी खेत पे बन जाती है, कभी घर पे बन जाती है, कभी दीवार पे बन जाती है। मेरा हाथ की छाया देखो बोर्ड पे बन रही है। ये जो छाया बन रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। अब जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो सोचो, हमारा आगे वाला फेस दिखता है, पीछे का कुछ भी नहीं दिखता। अगर हम पीछे खड़े हो जाएं तो हमारा पीछे वाला दिखेगा शीशे में, हाँ, आगे वाला कुछ नहीं दिखता है। तो जो चीज शीशे में बन रहा है, हमारी छाया या जो कुछ दिख रहा है, वो हमारा क्या है? प्रतिबिंब। तो सबसे पहला काम होता है कि सर, प्रतिबिंब तो समझ में आया ना, कि जो छाया होती है उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। जो दर्पण में जो कुछ तुम्हारा दिखता है वो तुम्हारा क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, ये जो है, ये हाथ को जो मेरा बन रहा है, ये प्रतिबिंब। आगे इतनी बात समझ में? अब मेरी बात समझो कि ये प्रतिबिंब बनता कैसे? ये प्रतिबिंब क्या है? बनता कैसे? मेरी बात ध्यान से समझ के चल। ठीक है, तो सबसे पहला आप क्या समझेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे? ऐसे प्रतिबिंब बनता कैसे है, पहले हम ये चीज समझें कि सर, पहले ये बताओ ये प्रतिबिंब बनता कैसे। ऐसे मेरी बात समझो, मान लो ये हमारा पूरा मिरर है, ये हमारा पूरा क्या है? मिरर है, और मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, ध्यान से समझिएगा आप। हाँ? नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे। जब मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है तो मेरे ऊपर चारों ओर से प्रकाश पड़ रहा है। हाँ? मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे ऊपर चारों ओर से प्रकाश पड़ रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जब मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है तो टकरा करके वापस जा रहा है। टकरा के कहाँ जा रहा है? वापस जा रहा है। तो टकराने के बाद सब प्रकाश एक ही दिशा में थोड़ी ना जाएगा भाई। जो प्रकाश इधर से आ रहा है टकरा के इधर जाएगा, जो इधर से आ रहा है कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। जो पीछे आ रहा है प्रकाश टकराएगा तो कुछ उधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा। तो जब प्रकाश टकरा के वापस जाते होते हैं तो उन्हीं में से कुछ हिस्सा इस हमारे दर्पण में जाएगा। सोचो इसे, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या है? दर्पण है। ठीक है, अब मेरे ऊपर इस लाइट के बहुत सारे प्रकाश पड़े, तो सारे प्रकाश टकराने के बाद जब मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मुझसे टकरा के जाएंगे नहीं। टकराने के जाने के बाद सारे के सारे तो इसमें जाएंगे नहीं, कुछ इसमें चले जाएंगे। टकराने के बाद मेरे ऊपर से, अब जैसे इधर से जो प्रकाश आ रहा है, वो टकराने के बाद तो ऐसे चला गया। जो इधर आ रहा है वो टकराने के बाद इसमें चला गया। जो कुछ प्रकाश क्या होते हैं, टकरा के जाते हैं, तो जो हिस्सा, जो जहां जहां का प्रकाश टकरा के हमारा जाता है, वही वही का यहीं पे हमारा क्या बनता है? इमेज। ये हमारा क्या बनता है? इमेज बनता है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब सोचो, मैं ऐसे खड़ा हूँ, हाँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तो अगर मेरे सामने से शीशा लगा है ऐसे, तो ये जो प्रकाश है ये टकरा करके शीशे में जाएगा, ना कि जो पीछे से टकरा रहा है वो उसमें जाए। तो इमेज कौन सा बनेगा? सामने वाला बनेगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये जो प्रकाश है ये ऐसे चला जाएगा, इसका कुछ हिस्सा इधर जाएगा, इधर वाले का इधर चला जाएगा, पीछे वाले का इधर चला जाएगा। ये जो प्रकाश इस साइड पड़ रहे हैं, ये टकराने के बाद इसमें का कुछ हिस्सा उस टकराने के बाद जब वापस जाएगा परावर्तन के बाद, तो शीशे पे पड़ेगा, वो इमेज बनाएगा इस वाले का। अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया और शीशा पीछे है, तो आगे वाला प्रकाश जो होता है ये टकरा के तो इधर चला जाएगा, पीछे वाला टकरा करके वापस जाएगा, तो उसके चांस बनते हैं कि शीशे में जाए, तो वो पीछे वाला हिस्सा बनता है। ऐसे ही हमारा किसी वस्तु का क्या बनता है? इमेज बनता है। तो इसका मतलब होता है सर कि, तो बार बार आप यही कह रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात जो किरणें जा रही हैं वो इमेज बना रही है। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, कि परावर्तन के पश्चात जो किरणें जा रही हैं वही इमेज बना रही हैं। ठीक है, तो आप ध्यान, अब आपको समझ में आ गया प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब ये प्रतिबिंब होता क्या है मैंने ये बता दिया, प्रतिबिंब बनता कैसे है ये बता दिया। अब आपको याद रखना है कि जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, प्रतिबिंब बनता है, तो
इसमें कारण है कितनी किरण ले सर, कितनी किरण ले। तो बच्चा किसी भी वस्तु का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरण ले लेते हैं। कम से कम 2 किरण। कितनी किरण ले? 2 किरण। कम से कम 2 किरण ले। और ये कौन सी किरणें होनी चाहिए? ऐसी 2 किरण जो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटे। ऐसी किरण, ये किरण कैसी होनी चाहिए? ऐसी किरण जो परावर्तन या अपवर्तन, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को काटे। किस प्रतिबिंब बनता कैसे? हाँ, प्रतिबिंब बनता है तो कितनी किरणें चाहिए? 2 किरणें चाहिए। कम से कम कितनी चाहिए? 2 चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी ले सकते हो। और ऐसी ये किरणें जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? ऐसी किरणें जो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटे। ठीक है, जहां काटती है, जहां काटती है वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इतनी बात समझ में आई? जहां पे काटती है वही वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब मेरी बात सुनो, बहुत ज्यादा इस पे वर्क नहीं करना है भाई, ये एग्जाम में बहुत कम आता है। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली कम से कम 2 किरणें, हाँ? किसी वस्तु से चलने वाली कम से कम 2 किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात ना, किसी वस्तु से चलने वाली कम से कम 2 किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को, एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहां वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु से चलने वाली कम से कम 2 किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु से चलने वाली कम से कम 2 किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं, हाँ, वहीं पर उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए? सर 2 चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए? अनंत ले सकते हैं, लेकिन 2 से जो हमारा काम होगा वही हमारा अनंत से होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इमेज क्या होता है मैंने वो बता दिया। इमेज, हमारा इमेज किसी दर्पण में बनता कैसे है? जब आगे देखते हैं तो आगे वाला बनता है, साइड करते हैं तो साइड वाला बनता है। ये कैसे होता है मैंने आपको ये चीजें समझा दिया। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सर ये प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है। तो ये प्रतिबिंब हमारा कितना होता है? ये हमारा 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? वास्तविक। और दूसरे को बोलते हैं बच्चा आभासी। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। अब मेरी बात समझो, सर ये वास्तविक क्या होती है और आभासी क्या चीज होती है? पहले ये मेरी बात समझो, वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है। देखो, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब मेरी बात समझो, अगर मैं इस साइड से मैं टॉर्च मारूं, इसमें से प्रकाश निकलेगा। अगर इसमें से प्रकाश निकल रहा है, मेरी बात समझो ध्यान से, ऐसे निकल रहा है और इस पे पड़ रहा है, तो क्या इधर प्रकाश जाने के चांस है? कभी नहीं जाएगा इधर। तो अगर इधर प्रकाश अपने से मान लेते हैं कि मान लो अगर गया, तो ऐसी सिचुएशन पे इसी को हम क्या बोलते हैं? आभासी। और जिधर पेंट किए हो उधर जो भी किरण खींचोगे, जो भी लाइन खींचोगे, सब ऐसे डैश डैश से खींचोगे। किससे खींचोगे? डैश डैश। अगर ये प्रकाश की किरण टकराएंगे तो इधर ही आएंगे भाई, उधर तो जाने के चांस है नहीं। ठीक, वो काल्पनिक हो गया या आभासी हो गया। क्या बोलते हैं? काल्पनिक या आभासी। ऐसे हम कल्पना कर रहे हैं कि मान लो गया, तो जो किरणें जाएंगी रियल में टकराने के बाद इधर आएंगी, तो इधर क्या बनता है? वास्तविक। क्या बनता है? वास्तविक। आप ध्यान रखना, जिधर पेंट किए उधर प्रकाश जाता नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? आभासी या काल्पनिक। इधर क्या बनता है? वास्तविक। सेम ऐसे उत्तल दर्पण में, सेम ऐसे उत्तल दर्पण में, मेरी बात ध्यान से समझो। ये हमारा कौन सा मिरर हो गया? सर दबे तल पे आपने पॉलिश कर दिया, ये हो गया। जब इस पे आप टॉर्च मारोगे, मेरी बात ध्यान से समझो, जब आप इस पे टॉर्च मारोगे तो प्रकाश ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। प्रकाश उधर नहीं जा पाएगा क्योंकि पेंट है। इधर क्या हो जाएगा? आभासी। सारा प्रकाश इधर है, जो कुछ होगा रियलिटी में सब कुछ इधर होगा। इसे क्या बोलेंगे?
ठीक है, इतनी बात समझ में। तो उधर गया तो आभासी, इधर गया तो वास्तविक, इतनी बात समझ में आई। सर यहीं पर हम थोड़ा सा और समझते हैं कि दर्पण में तो जिधर पिंड की उधर आभासी, जो खाली है वो वास्तविक। ऐसे ही थोड़ा सा समझो बच्चा। अब थोड़ा बहुत लेंस के बारे में सुने होंगे। सर ये हमारा कौन सा लेंस होता है? उत्तल। और ये हमारा कौन सा होता है? अवतल। और इन इसमें भी प्रकाश हम बाईं ओर से लेंगे। जब इस पे टॉर्च मारोगे तो मेरी बात समझो, ये लोग पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? पारदर्शी। जबकि दर्पण पारदर्शी नहीं होता है, उसमें टॉर्च मारोगे तो आर पार नहीं निकलेगा, वो टकरा के वापस आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ध्यान से मेरे सुन, जब ये प्रकाश इस पर जाएगा तो क्या बताओ, इधर आ जाएगा। जब ये पारदर्शी है तो सबका सब तो निकल जाएगा ना। तो अगर इधर तो आएगा ही भाई, अगर ये पारदर्शी होता हम टार्च मारते तो क्या इधर आता? बहुत थोड़ा सा आता है, उसको हम अभी नहीं गिनेंगे। बहुत थोड़ा सा आएगा, उसको नहीं गिनेंगे। तो फिर पूरा पूरा प्रकाश चला जाएगा, तो इधर आने का कोई चांस है नहीं। तो इधर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? आभासी। इधर जो बनेगा ये होगा वास्तविक। सेम ऐसे जब आप इस पे टॉर्च मारोगे, ये जो प्रकाश आएगा उधर जो जाएगा वास्तविक, इधर जो आएगा आभासी। अब यहाँ से देख लो, इसमें कहानी पलट गई। दर्पण में क्या होता है? जिधर प्रकाश ना जाए, आप टॉर्च मारो, अगर प्रकाश बिल्कुल नहीं जा रहा है तो उधर आभासी होगा। तो दर्पण में क्या होता है भैया? ये इस टाइप से होता है, ये जैसे समतल दर्पण है ना। अब इस पे अगर आप टॉर्च मारोगे तो ये प्रकाश पीछे कभी नहीं जाएगा, उधर आभासी इधर वास्तविक। ये पारदर्शी होते हैं, तो जब इस पे प्रकाश मारोगे तो कभी इधर नहीं आएगा। इस तरीके से सबके सब नहीं आएंगे, सबको सब उधर निकल जाएगा, उधर वास्तविक और इधर नहीं आ सकता है। ये क्या हो गया? आभासी। इतना आप ध्यान रखना, एक बार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया था कौन कौन से लोग वास्तविक इमेज बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अब। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो आप ध्यान रखना, हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिधर आप पेंट किए हो उधर सारी लाइनें, जो भी लाइनें होगी सबको डॉट डॉट मिलाओगे, और इस साइड जितनी होगी सबको ऐसे मिला करके रखो। ठीक है, मुख्य अक्ष को आप पूरा बना दोगे, उसके अलावा जितनी भी लाइन इधर खींचोगे सबको ऐसे डॉट डॉट करके बनाओगे, डैश डैश। ठीक है, तो आप इतना याद रखना। जिधर पेंट किया है वो क्या होता है? आभास। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यहाँ किरणें वास्तव में मिलती हैं, यहाँ पे किरणें वास्तव में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? वास्तव में मिलती हैं। मेरी बात समझना, यहाँ किरणें वास्तव में मिलती हैं और यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मान लो उधर मिल रही है। ठीक है, क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना, पर्दे पर लिया जा सकता है। इसको बच्चा नहीं लिया जा सकता है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो ध्यान से। ये मेरा हाथ है, ये देखो ये मार्कर है, ये मेरा हाथ है, इसका इमेज इस बोर्ड पे बन गया। पर्दे का मतलब होता है ऐसे जो गाँव में पर्दा लगाते हैं उसी को। अब देखो, अगर इसका प्रतिबिंब किसी भी चीज पे बना ले, एक पर्दा नाम दे दिया गया है। हाँ, आप कोई पर्दा मत समझना कि जो दरवाजे के पास लगाया हो, ऐसा नहीं। जिस चीज का इमेज कहीं भी बना लेते हो, जैसे आप खड़े हो जाओ तो आपका इमेज, हाँ आपकी छाया जमीन पे बन जाती है, खेत में बन जाती है, हाँ दीवार पे बन जाती है, कोई कपड़ा लगा दो तो कपड़े पे बन जाती है। इसका मतलब वो वाला इमेज कहीं भी बना ले रहे हो, तो ऐसे वाले को वास्तविक बोलते हैं। और कहीं भी बना ले रहे हैं तो उसी को बोलते हैं पर्दे पर लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान से देखो, आभासी प्रतिबिंब, हाँ आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अब सोचो, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो तो जो शीशे के अंदर आपका इमेज बन रहा है, क्या उसको किसी भी तरीके से पर्दे पर ले सकते हो? जमीन पे बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो वही चीज है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, ये कौन कौन बनाते हैं? जैसे सर अवतल दर्पण हो गया। कौन सा हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। कौन सा लेंस हो गया सर? अगर हम देखें तो उत्तल लेंस हो गया। ध्यान रखना, ये लोग आभासी भी बनाते हैं बट उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन सा हो गया सर? हमारा सादा दर्पण हो गया। कौन सा हो गया? सादा दर्पण हो गया। ये सादा दर्पण हो गया। और ये हमारा कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। अब ये कौन सा हो गया सर? अवतल लेंस हो गया। कौन सा हो गया? अवतल लेंस हो गया। तो ये लोग हमारा क्या करते हैं भैया? ये लोग हमारा वास्तविक इमेज बनाते हैं, और ये लोग हमारा कौन सा बनाते हैं? आभासी इमेज बनाते हैं। आभासी या काल्पनिक, इतनी बातें आप याद रखना। और प्रतिबिंब बनता कैसे है? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किरणें काटती है, जहां काटेंगी वही बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अभी दर्पण पढ़ रहे हो तो जब किरणें किसी दर्पण पे पड़ेंगी, वहां से टकरा के वापस हो जाएंगी, तो वापस होते वक्त जहां काटेंगी वही क्या होगा बच्चा? वहीं पे इमेज बनेगा। ये आपकी इमेज की जानकारी थी, आप बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं। ठीक है,
अब जब हम किसी वस्तु का इमेज बनाएंगे तो हम उस प्रतिबिंब के बारे में जानकारी कितनी देते हैं। तो यहाँ से आपको देखो, प्रतिबिंब के बारे में जानकारी, प्रतिबिंब के बारे में जानकारी, मेरी बात ध्यान से समझ के रखिएगा कि प्रतिबिंब के बारे में जानकारी कौन से देते हैं। तो पहली जानकारी हम देते हैं स्थिति की, कितनी देते हैं, स्थिति की। दूसरी जानकारी देते हैं प्रकृति की, किसकी, प्रकृति की। तीसरी जानकारी देते हैं विन्यास की, किसकी जानकारी, विन्यास की। चौथी जानकारी देते हैं भैया हम आकार की, किसकी जानकारी देते हैं, आकार की। जानकारी और दे सकते हो लेकिन चार ये आपको देनी पड़ती है। देखो, स्थिति का मतलब होता है प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये आपको बताना है। ओके। प्रकृति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक है या आभासी है। विन्यास का मतलब होता है उल्टा है या सीधा है, उल्टा है या सीधा है। और आकार का, अब देखो, जब इमेज देखो हम लोगों की, जब सुबह देखते हो तो यूं लंबी लंबी बनी रहती है, दोपहर में हम लोगों से भी छोटी हो जाती है, फिर हम लोगों के बराबर भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा बनता है। तो आकार का मतलब होता है वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा, ठीक, वस्तु से कितना गुना बड़ा बना, छोटा बना या बराबर भी बनता है। तो आपको हमेशा कंपेयरिंग करना है इसमें कि वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा बना है कि बराबर बना है। ठीक है, वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर, आप इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब तक हम लोग रेखीय आवर्धन नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। तो आप देखो, वस्तु से बड़ा, जो प्रतिबिंब हमारा होगा वस्तु से बड़ा बना है या छोटा बना है या क्या बना है, बराबर बना है। ठीक है, जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा है। तो आप देखो, स्थिति का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ बना है, स्थिति का मतलब कहाँ बना है। देखो, प्रकृति का मतलब वास्तविक या आभासी। देखो, एक चीज ध्यान रखना, वास्तविक, वास्तविक का रिश्तेदार कौन होता है, उल्टा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो कंफर्म उल्टा होगा, सीधा कभी नहीं हो सकता है। अभी सुन के चलो। और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो कंफर्म है क्या होगा, सीधा होगा। और सीधा है तो आभासी, आभासी है तो सीधा, उल्टा है तो वास्तविक, वास्तविक उल्टा। इन लोगों का तालमेल कभी नहीं बैठेगा, ध्यान रखना, एक ही बात याद रखना। अब ये जो आकार है, तो जो हमारा प्रतिबिंब है ये वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। और इसका मतलब होता है कहाँ होता है। ये चार जानकारी हमको देनी पड़ती है। अब मेरी बात समझो कि ये उल्टा क्या होता है और सीधा क्या होता है। देखो मेरी बात, ये जैसे मुख अच्छे, हाँ, ये मुख अच्छे, अगर हमने ऐसे, देखो ये हमारा दर्पण, ये अगर हमने ऐसे रखा तो नोक हमारी कहाँ है, ऊपर है। नोक हमारी कहाँ है बच्चा, ऊपर है। ऐसे देखो, ये नोक हमारी ऊपर है। ठीक है, अगर ये प्रतिबिंब इसी साइड बन गया, चाहे छोटा बने चाहे बने बड़ा, लेकिन सेम ऐसे दिख रहा है, सेम ऐसे दिख रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं सीधा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा। लेकिन अगर ये इमेज हमारा ऐसे बन गया, ऐसे, इस टाइप से, इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा। ये हमारी क्या है, वस्तु है। ठीक है, इसे हम लोग बिंब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। और ये दोनों हमारे क्या है, प्रतिबिंब है। यही होता है। देखो, वस्तु ऐसी थी, अगर ऐसे ही इसी पर मुख अच्छे पे बना तो सीधा है, अगर ऐसे बन गया तो क्या हो गया, उल्टा है। ठीक है, ये होता है आपका सीधा और उल्टा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या डालेंगे, चिन्ह परिपाटी। मेरी बात ध्यान से समझना। अब हमारी हेडिंग है चिन्ह परिपाटी। क्या होती है, चिन्ह परिपाटी। अब मेरी बात समझ, सबसे पहले हम कुछ चीजों के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे कि हमको यहाँ कौन कौन से सिंबल यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मिला, एफ। एफ क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। फिर हमको मिला आर, ये हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। आप यहीं पे सारे नाम लिख लो, वक्रता त्रिज्या। फिर हमको क्या मिलेगा, यू। क्या मिलेगा, यू। ये होता है दर्पण से वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी। चाहे दर्पण लिख दो या ध्रुव लिख दो, क्योंकि सारी चीजें हम कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। वी क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। जितने सिंबल यूज होने हैं पूरे चैप्टर में, मैं आपको यही दिखाता हूँ। इसके बाद एफ हो गया, आर हो गया, यू हो गया, बी हो गया। यम हमारा होता है रेखीय आवर्धन। कौन सा आवर्धन बच्चा, रेखीय आवर्धन।
मेरी बात ध्यान से समझना। क्या होता है? रेखीय आवर्धन। अब उसके बाद ओ यूज होता है। ओ का मतलब होता है वस्तु की स्वयं की लंबाई, वस्तु की स्वयं की लंबाई। उसके बाद आई यूज होता है। आई होता है प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। आपको इतने वर्ड यहाँ यूज होने हैं। एक और आपको पढ़ना पड़ेगा पी। ये होता है दर्पण की क्षमता। दर्पण की क्षमता। तो घबराना नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ध्यान रखना क्योंकि जब समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। एफ फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या, ये इतने सिंबल आपको इस चैप्टर में यूज होंगे। तो किसको क्या बोलते हैं ये आपको याद रखना है। अब यहाँ चिन्ह परिपाटी है। हाँ, अब इसको आप ऐसे साइड में रखो। इन सब चीजों को आपको नोट करके रखना है। अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी है। तो सर चिन्ह परिपाटी हमारे पास तीन तरीके की होती है। ऐसे देखो, सबसे पहला होता है संख्या रेखा। क्या होता है? संख्या रेखा। मेरी बात ध्यान से समझना। संख्या रेखा में आपको पता है सर बीच में क्या होता है? जीरो, इधर फिर 1 2 3, इधर कौन से होते हैं? पॉजिटिव, फिर 1 2 3, फिर आगे जाता है, इधर क्या होता है? निगेटिव, तो इधर आगे जाता है। ये होता है हमारा संख्या रेखा। दूसरा हमारा होता है निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। ये जो होता है, ऐसे देखो, जो इस आप इसको पढ़ते हो अच्छे से ना, सवाल वगैरह लगाते हो, ये हमारा कौन सा होता है? मूल बिंदु होता है। ये हमारा एक्स अक्ष होता है। ये हमारा एक्स एक्स डैश हो गया। ये हमारा वाई वाई डैश हो गया। इधर वाला हमारा मूल बिंदु के इधर वाला क्या होता है? प्लस में। इधर वाला क्या होता है? प्लस में। इधर वाला क्या होता है? माइनस में। इधर वाला क्या होता है? माइनस। ठीक है, इसको 1D भी बोलते हैं। कौन सा अक्ष? 1D, मतलब वन डायमेंशन, एक वे में, इसमें सिर्फ एक ही चीज ऐसे होती है। इसको बोलते हैं 2D अक्ष। कौन सा बोलते हैं? 2D अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 डायमेंशन। एक होता है भैया 3 अक्ष। कौन सा होता है? 3 अक्ष, जिसको बोलते हैं लंबकोणीय अक्ष। क्या बोलते हैं? लंबकोणीय अक्ष। इसमें क्या होता है? ये तीन ठो होते हैं ऐसे। एक्स हो गया, वाई हो गया, ये हमारा जेड। इन इसके बीच कोण 90 अंश, इसके बीच कोण 90 अंश, इसके भी बीच कोण कितना होता है? 90 अंश। अब मेरी बात ध्यान से समझ के चलना कि सर यहाँ तो 90 यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन ये नहीं, ये रियल में बच्चा कुछ इस टाइप से होते हैं। देखो, कुछ इस टाइप से ऐसे होते हैं, लेकिन देखो ऐसे होते हैं। ये वाला फिगर इस बोर्ड पे नहीं खींचा जा सकता, इसलिए इसको ऐसे कर दिया जाता है, लेकिन ये रियलिटी में ऐसे होते हैं। देखो, इसके बीच 90, इसके बीच 90, और इसके बीच 90, ये रियल में कुछ इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लंबकोणीय अक्ष, या इसी को बोलते हैं 3D अक्ष। कौन सा बोलते हैं? 3D अक्ष, 3 डायमेंशन अक्ष। ठीक है, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक साथ हो तो इसे नापते हैं। जब लंबाई चौड़ाई हो तो इसे ले लेते हैं। जब खाली एक चीज हो तो हम इसे लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला, हमें यही लेकर के चलना। सब तीन होता है, हमें ये लेके चलना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हम हर चीज को कहाँ से नापेंगे? पी से नापेंगे। सभी दूरियां कहाँ से नापेंगे? पी से नापेंगे। तो आप पहली लाइन लिखोगे, सभी दूरियां पी से नापेंगे। पी से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? पी से मापेंगे। अब मेरी बात समझो, इसका रीजन क्या है? ये आपका दर्पण है, ये आपका पी होता है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका सी होता है। अब मेरी बात समझो, अगर मैंने वस्तु को यहाँ रखा, हाँ, तो कोई बच्चा यहाँ से नापेगा तो उसका कुछ आएगा, कोई यहाँ से नाप दिया तो उसका कम आ जाएगा, यहाँ से कम आ जाएगा, यहाँ से ज्यादा आ जाएगा। आ गई कि नहीं दिक्कत? हाँ, वस्तु तो यही रखी हो, कोई यहाँ नाप दिया, ये झुका है भाई। हाँ, तो ये ऐसा, यही दिक्कत है भाई। यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ पे रखे हो तो ये आपका ज्यादा आ गया। ये मिरर देखो इतना झुका हुआ है ऐसे, तो कोई यहाँ से नापेगा तो ये कम हो जाएगा। अरे मेरी बात ध्यान से, इतना तो आपका कम हो ही गया, ये वाला पार्ट इधर। तो यही दिक्कत थी, इसीलिए चाहे ऐसे रखो तो कहीं भी रखो, सब इसी पर से नापना है, पी से। सारी दूरियां पी से आप क्या करोगे? नापेगे। तो वही आपको लिखा है कि आपको सारी दूरियां कहाँ से नापनी है? पी से नापनी है। ठीक है, और कौन सा निर्देशांक ज्यामिति अपनाना है? ये वाला अपनाना है, ये वाला। मेरी बात ध्यान से। जो इधर क्या होता है? प्लस, इधर क्या होता है? प्लस, इधर क्या होता है? माइनस, ये वाला। इसको अपनाएं, इसको अपनाएं। ठीक है, ये दो चीजें आपकी हो गई। और पी को कहाँ रखोगे? मूल बिंदु पर। पी को मूल बिंदु पर रखें। किस पर? मूल बिंदु पर रखें।
ये इतना आपको नोट कर लो। अब मेरी बात समझो ध्यान से। सर ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ऐसा समझो, ये हमारा निर्देशांक हो गया ये। अब हमारा अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण होगा चाहे अवतल चाहे उत्तल, उसके पी को कहाँ रखेंगे, मूलबिंदु पे। तो हम मान लो ये हमारा क्या है, दर्पण है, ये हमारा क्या है, पी है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक। इस साइड जितनी भी चीजें नापोगे सब किसमें होती है, माइनस में। तो पी के बाईं ओर क्या हो जाएगा, माइनस में। पी के बाईं ओर सारी चीजें किसमें लोगे, माइनस। इसके इस साइड जितनी भी चीजें नापोगे सब किसमें लोगे, प्लस में। तो पी के दाईं ओर प्लस में। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही नापना है। अगर ये आपका उत्तल दर्पण होता तो आप ऐसे किए होते, ऐसे, मेरी बात समझो, ऐसे। ये आपका कौन सा पॉइंट है, है। जितनी दूरियां उधर नापोगे सब पॉजिटिव में, और जितना इधर नापोगे सब किसमें, निगेटिव में। तो आप इतना ध्यान रखना, पी के बाईं ओर जिसको नापोगे वो माइनस में, पी के दाईं ओर जिसको नापोगे वो प्लस में। इतना हो गया। अब ध्यान से मेरी बात समझो। अब ये हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या है, दर्पण है। ये हमारा क्या है, दर्पण है, ठीक है। और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या होगा, पी। देखो, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर हो, चाहे इधर हो, ऐसे मेरी बात समझो, चाहे इधर हो, ये पूरा किस अक्ष में जा रहा है, चाहे इधर हो तो भी वाई में जा रहा है, इधर है तो भी वाई में जा रहा है। ऐसे देखो, अगर आप ऐसे ले लिए, अगर आप ऐसे चलते हो तब भी किसमें, पॉजिटिव में जाओगे। इधर आप चलते हो तब भी आप किसमें जाओगे, पॉजिटिव में जाओगे। तो मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, चाहे इधर आप किसमें लिखोगे, पॉजिटिव में। मुख्य अक्ष के ऊपर इसमें लिखोगे पॉजिटिव। समझ में आ गया ना, प्लस में लिया गया। अगर यही मुख्य अक्ष के नीचे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे इधर हो, तो हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष के नीचे कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, क्योंकि जब आप इधर आते हो ऐसे, तो देखो ये वाला अक्ष क्या होता है, माइनस में। इधर आओगे तब भी ये वाला क्या होता है, माइनस में होता है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो है, ये आपकी चिन्ह परिपाटी है। तो आपको ध्यान रखना है, पी के बाईं ओर जो भी नापेंगे माइनस में, पी के दाहिनी ओर जो नापेंगे प्लस में, मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे प्लस में, मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे माइनस में। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहीं से थोड़ा सा और समझते हैं। चलिए देखिए, अब ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। मेरी बात ध्यान से समझ के चलो, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, पी, ये क्या होता है, एफ, ये क्या होता है, सी। अब देखो, सारी दूरी पी से नापोगे, तो पी से लेके एफ तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से। और पी से लेके सी तक की दूरी क्या होती है, आर, ये होती है त्रिज्या। तो ध्यान से देखो, ये दूरी इस साइड नपी है, पी से यहाँ तक क्या होता है, फोकस दूरी, तो बाईं ओर नाप रहे हैं ना, तो इसमें माइनस लगा दो। पी से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, सी होती है, तो पी के बाईं ओर नाप रहे हैं, तो इसमें क्या लगा दो, माइनस लगा दो। सेम ऐसे ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, पी है। ये आपका क्या है, एफ है। ये आपका क्या है, सी है। तो देखो सारी दूरियां पी से नापेंगे, पी के सामने से आप ले लो इसको ऐसे, कहाँ तक, ये आपके सामने तक। ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ। और पी के सामने से लेकर के सी के सामने तक का, आप देखो ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। अब देखो, ये पी के किधर नप रहा है, उस साइड, पी के उस साइड, पी के दाहिनी ओर, तो किस में लगा देंगे, प्लस में। ये त्रिज्या भी किधर नप रही है, उधर लग रही है, तो क्या हो जाएगा, वस्तु हमेशा किधर रखते हैं, बाईं ओर। जब बाईं ओर वस्तु को रखोगे तो हमेशा यू किधर होगा, माइनस में, हमेशा यू किधर होगा, माइनस में। वस्तु हमेशा ऐसे रखना, आप ऐसे भी रख सकते हो लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है, मुख खच के लंबोत ऊपर लिखना, ठीक है। तो आप यहीं से एक नोट लिख सकते हो कि सदैव, ऐसे देखो, जब तक आप 10 में पढ़ रहे हो, यू हमेशा किस में होगा, माइनस में, और ओ हमेशा क्या होगा, प्लस में। ये दो चीजें तो फिक्स है, ठीक है, ये दो चीजें फिक्स है, चाहे जो आप, चलिए, ये इतना आपका चिन्ह परिपाटी के बारे में, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण से या गोलीय दर्पण से या उत्तल दर्पण से। अब आप ध्यान से समझना, गोलीय दर्पण के दोनों पार्ट होते हैं, तो इनसे प्रतिबिंब खींचने का नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रतिबिंब खींचने का नियम पढ़ते हैं। नहीं तो फिर आज ज्यादा टाइम हो जाएगा, यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको जो है दर्पण से प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का नियम और किसी वस्तु की कितनी स्थिति बनती है, ये चीजें आपके डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मेरी एक बात सुन के रखना कि लाइट थोड़ा सा नेचर वाली चीज है। बहुत ज्यादा चीजें अभी लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारियां भी नहीं है। जितनी जानकारी है ना उतनी आपको बुक्स में टीचर के द्वारा प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन अभी लाइट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी, 100% जानकारी लाइट के बारे में किसी को नहीं है। ठीक है, इतना थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। कुछ चीजें क्या होती है कि उनके बारे में हम तह तक चले जाते हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। कुछ में क्या होता है कि हमें उन चीजों के बारे में पता नहीं था, इसके कारण से ऐसा हो रहा है, बस यहीं तक सीमित रहेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा। आपको जो चीजें नहीं समझ में आती है आप कमेंट कर देना, मैं उसे फिर से दोबारा पढ़ा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो जो है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जब चाहें उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब परेशान नहीं होइएगा, आपको रसायन विज्ञान की भी क्लास में जल्दी से शुरू करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि यही वाला चैप्टर आपको फिनिश कर लेता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी टाइम लगेंगे, अभी पूरा चैप्टर भी बाकी है। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं एक एक चीजें पढ़ा दूंगा। और आशा है कि मैं आपको दिसंबर तक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सारी चीजें खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा और घर पे इतना मेहनत करिएगा। जितना आपको पढ़ाया जाता है आप नोट्स बना लीजिए, अब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, अगर एग्जाम मार्च में होता है तो मान चलो आपके पास 6 मंथ है। आज हमारे अब सितंबर है, 4 महीने आप अच्छे से पहले मेहनत करिए, फिर आगे चल के जो है चीज़ें आपको खुद ही आसान लगेंगी। ठीक, चलिए, थैंक यू।